कि कैसे उस एक पुरुष को पत्नी के द्वारा सताया जा सकता है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों से मिला जो एक मुझे अभी मिले जिनकी पत्नी उनके साथ 2 महीने रही और 2 महीने के लिए उनसे एक बड़ी छोटी सी डिमांड करी जा रही है डिवोर्स के लिए, और वो डिमांड है 2.5 करोड़ रुपया। तो क्यों ना उस परिवार के लिए जो वो 2.5 करोड़ रुपया मांग रहा है उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। ये आपके जैसे ही लोग हैं जिन्होंने शादी के पवित्र बंधन को धंधा बना दिया है। आपके लिए पूरे देश की तरफ से जोरदार तालियां। आज मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व करी पिछले 5 साल के बाद पहली बारी कि आज इस जंतर मंतर पर पुलिस प्रबंध ज्यादा नहीं है। मैं हैरान हो गया कि मैं जंतर मंतर पर इतने आराम से बिना पैरामिलिट्री बिना आरएएफ के, वहां सामने वो बैरिकेड भी खुला हुआ था, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो मुझे एक चीज समझ आई कि ये इसलिए किया गया है कि यहाँ के आला अफसर वो भी आज इन चीजों से परेशान हो चुके हैं, उनके ऊपर भी केसेस लग रहे हैं। तो आज ये हालत है कि मेरा उठना बैठना काफ़ी आला अफसरों के साथ रहा है, सौभाग्य रहा है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ। सीनियर ऑफिसर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं वो पिछले कई सालों से अकेले अपने रूम में किसी लेडी के साथ बैठते तक नहीं, क्योंकि कब वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दे सेक्सुअल हैरेसमेंट का और आपकी ज़िंदगी तबाह। तो आज इस देश की वो चंद महिलाएं और उनके पीछे जो एक पूरा तंत्र है जिन्होंने महिला को एक वेपन में तब्दील कर दिया है, उन्होंने इस देश को और खुद को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि आज देश के पुरुष अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैठी हुई महिला के साथ भी अकेले अपने ऑफिस में बैठकर ऑफिशियल डिस्कशन करने से भी डर रहा है। तो ऐसी महिलाओं और ऐसे तंत्र के लिए जोरदार तालियां। आज बहुत सारे खुलासे करेंगे। पिछले तकरीबन 2.5 साल से मैं इन चीज़ों पर बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ रिप्रेजेंटेशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ रिप्रेजेंटेशंस, इंडियन आर्मी तक को रिप्रेजेंटेशंस, पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को रिप्रेजेंटेशन, सुप्रीम कोर्ट में अनगिनत केसेस। और उनका हश्र ये है कि आज इस देश को जो बना दिया गया है वो यहाँ पे ना एक जसदीप आपसे मैं एक गुजारिश करूँगा, वो आपके सामने एक पट्टी पड़ी है। हाँ जी, इस पट्टी के इस तरफ तो लिखा है 5 मिनट लेफ्ट, लेकिन जो उस तरफ लिखा है मैं चाहूंगा कैमरा वाला एक बारी इस पर फोकस करें और आप भी फोकस करें कि इस देश को क्या बना दिया गया है। क्या मेरे कैमरे वाले दोस्त और मीडिया जसीब आप बीच में आ जाएंगे एक बारी और ऊंचा करके दिखाइए कि इस देश को, जिस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने जंग लड़ी, स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा, आज वो देश एक कूड़ादान और डस्टबिन बन चुका है। आज हम एक ऐसे मुकाम पर हैं जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, इसके बाद भरपूर तबाही है। अब फैसला आपको करना होगा कि वो तबाही आप होने देंगे या उसको रोकेंगे। 140 करोड़ भारतीयों के लिए अगर हमने कहना है, तो अगर 1 करोड़ भारतीय के लिए भी 1 मिनट भी लें तो 140 मिनट तो मैं अकेले बोल सकता हूं।
इतना मेरे पास असला है यहाँ पे। और आपको साथ में आज एक ऐसा केस बताऊंगा जो कि सिर्फ उस केस से ही अगर आप चाहें तो आज समझ सकते हैं कि ये सिस्टम कितना जहरीला हो चुका है, कितना क्रिमिनल हो चुका है। बहुत सारे लोग वो कोविड के बाद भी नहीं जागे, उनको समझ नहीं आई कि ये सिस्टम इतना अमानवीय हो चुका है कि उसको फर्क नहीं पड़ा कि आप लोगों के परिवारजन वो सड़क पर ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे और यहाँ की सरकारों ने पार्लियामेंट में ये डिक्लेरेशन दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो ऐसी सरकार के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। इसी के बेसिस पे मैं आज आपको आपकी हैसियत भी बताना चाह रहा हूं। दो पर्सपेक्टिव है उस हैसियत के। पहली आपकी हैसियत है कि आप 140 करोड़ एक कमोडिटी है। यहां पे कोई शेयर ट्रेडर्स हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कौन शेयर ट्रेडिंग करता है, कौन कमोडिटी ट्रेडिंग करता है? यहाँ के सरकारी लोग और सरकारें आपकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप दिक्कत में आएंगे तभी आप उनके मैखानों में जाएंगे और उनसे भीख मांगेंगे, हमें इंसाफ दे दो, और फिर वो पैसे बनाएंगे। तभी उनके बच्चे बाहर जाके पढ़ सकेंगे, वरना उन बेचारों को भी आपके साथ सरकारी स्कूलों में सड़ना पड़ेगा। तो आपकी हैसियत आज इस देश में एक कमोडिटी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। आप कीड़े मकोड़े हैं, आपकी गिनती जो भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कानून ऐसे बनने चाहिए कि ये कीड़े मकोड़े याद रखें कि तुम्हें हम कभी भी मसल सकते हैं। पांच चीजें आपके साथ मैं कहूंगा कि याद रखिएगा मेरी इस स्पीच में, और मैं आपसे पूछूंगा दोबारा ये। पहला फिगर है 24%। क्या है? 24%। दूसरा फिगर है 6,21,540। 6,21,540। तीसरा फिगर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है 63 KCR। क्या है? 63 KCR। पिछला महीना मार्च था, अगला महीना मई है, तो एक फ्रेज है जिसको मैंने बनाया है, उसका नाम है मार्च इन मई। और आखिरी पांचवी चीज होगी शेक हैंड्स। तो ये पांच चीजें क्रक्स होंगी मेरे इस पूरे स्पीच का। शुरुआत करने से इन मुद्दों पर शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बीच बीच में आप, जैसे वहां पे मेरे भाई एक वीडियो बना रहे हैं, जितने लोग आप हैं, आप सभी से गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए कि जो आपने आज पहले वीडियो बनाए होंगे ग्रुप पे, हर जगह, क्योंकि आप ही मीडिया हैं आज। जिस मीडिया से आपको उम्मीद है वो मीडिया नहीं है, वो भी इस तंत्र का एक अंग है। उनका काम है इस तंत्र को फैसिलिटेट करना कि देश को कैसे हमने खाली करना है और देश को हमने कैसे अंदर से बर्बाद करना है। लॉज की हमने बात करी, तो ये जो नया BNSS आया है, मैं इसको भारतीय अन्याय संहिता कहता हूं, क्योंकि इसमें ऐसे क्लॉजेस बड़े छोटे से टाइम में विदाउट कंसल्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो लाए गए। हमें सबको पता है कैसे पार्लियामेंट में वो पास हुआ, क्या ड्रामे हुए। देश के इतिहास में पहली बारी तकरीबन 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि वो कह रहे थे कि देश की संसद में आज सुरक्षा नहीं है। तो आप किस खेत की मूली हैं? आप किस खेत की?
आप कुछ नहीं हैं। इमीडिएटली मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उन कानूनों पर एक रिप्रेजेंटेशन भेजी कि कैसे ये कानून इस देश को एक पुलिस स्टेट में बदल देंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो प्रताड़ित हैं या देख रहे हैं, वो सारे जानते हैं कि ये पुलिस स्टेट की निशानी है कि मेरे से पहले मेरी बहन आई और वो कहती है मेरे भाई को मार दिया गया और पुलिस ने अपने सामने सारे सबूत मिटाने के मौके दिए और फिर एक नाम के लिए इन्वेस्टिगेशन करी गई और उसमें उनको क्लियर दे दिया गया। ये पुलिस स्टेट नहीं है तो और क्या है? और ये एक केस नहीं है, लेकिन एनएचआरसी जिसका फर्ज था कि अपने आप पहले तो इस पर रोक लगा देती, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की, नहीं ली और इन कानूनों को अमल में लाया गया, रोक नहीं लगाई गई। इन कानूनों में एक प्रोविजन है, मैं आप में से किसी को कहूंगा वो एक प्रोविजन, दिल्ली पुलिस बहुत जगह ना पोस्टर लगाती है कनॉट प्लेस में, खान मार्केट में, जिसमें शादी का एक्सक्यूज देकर एक महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर आपको 10 साल की सजा हो सकती है और एक महिला पुलिस कर्मी की उसमें फोटो लगी होती है साथ। कौन सा कानून है वो क्लॉज है, कोई बता सकता है? ऊंचा बोलेंगे? 376 या 370 है। तो आप बताइए कि क्या इस देश की महिलाएं इतनी बुद्धू हैं? मैं बता सकता हूं नहीं है, लेकिन ये कानून बनाए इसलिए जा रहे हैं कि कैसे लोगों से और पैसे ऐंठे जाएं, कैसे आपकी जिंदगी को और तबाह और बर्बाद किया जाए। मेरे दोस्त जसदीप ने अपने स्पीच में कुछ आंकड़े दिए थे। मैं जसदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ दोबारा वो आंकड़े शेयर करें, क्योंकि वो आंकड़े जो हैं वो आपको समझाएंगे कि आप किस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ का एक्चुअल सोल्यूशन निकालना है तो ये ना हो कि हम, बीमारी तो कैंसर है लेकिन हम इलाज कभी बुखार का कर रहे हैं, कभी निमोनिया का कर रहे हैं, कभी हम किसी फोड़े का कर रहे हैं, कभी फुंसी का कर रहे हैं, लेकिन ये हमने डायग्नोज ही नहीं किया कि इस इंसान को तो ट्यूमर हुआ है। तो जसदीप क्या वो बताएंगे एक बारी कि वो आंकड़े क्या क्या थे? मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो? तो जैसा कि समीर ने कहा, हम आंकड़ों की तरफ एक बार फिर नज़र डाल रहे हैं। मैंने शुरुआत की थी उस आंकड़े से जो कि भारत में बहुत ज़्यादा, और हमारे एक जो कैबिनेट मीटिंग है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सड़क पर होने वाले हादसों से 5 लाख मौतें होती हैं, जो कि देश के 3% GDP के बराबर है। तो जब हम इस तरह के एक मेजर लॉस टू द नेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूँ, जो मैंने पहले कहा था कि ये स्वर्गीय अतुल सुभाष जो है, जो कि एक AI इंजीनियर थे, एक ब्राइट माइंड ऑफ द कंट्री थे, वो देश को किस दिशा में लेके जा सकते थे अपने इस एजुकेशन और स्किल के उसके द्वारा कहाँ उसको पहुँचा सकते थे। तो एक व्यक्ति जब अपने इस एजुकेशन और स्किल से देश को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, अपनी स्वयं की आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति को आगे प्रगति की ओर बढ़ा सकता है, तो ऐसी जो है मूल्य जो जीवन है, जो हम ये मेन रिलेटेड क्राइम्स के द्वारा जब हम लूज करते हैं, तो क्या सरकार का ध्यान इन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहिए? जब हम कह रहे हैं कि हर 4.5 मिनट में एक जो पुरुष है वो आत्महत्या कर रहा है, कारण चाहे जो भी हो, उसमें चाहे हमारे किसान भाई शामिल हैं, चाहे हमारे ऐसे भाई शामिल हैं जो पत्नी द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, चाहे ऐसे भाई हैं जिनकी पत्नियों ने अपने लवर्स के साथ साजिश करके उनको मरवाया है। जीवन का नुकसान, देश का नुकसान है। क्यों नहीं सरकार इस चीज़ को लेकर जागरूक हो रही है?
मेरा ध्यान लाने का मुद्दा ये था कि 1.25 लाख जो हत्या हुई है NCR डेटा के अनुसार, क्या सरकार को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? दूसरी मेजर बात जो मैं कह रहा था कि फॉल्स केसेस चाहे वो रेप के हों, 498 के हों और इसी तरह के और कई केसेस हों, हम उस नंबर की बात कर रहे हैं, 8 लाख मौतों की, 8 लाख फॉल्स केसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक हेल्पलाइन, निःशुल्क हेल्पलाइन जो हम चला रहे हैं, उसके थ्रू हम इतना मेहनत करके हम पिछले कई सालों में हम शायद 10 से 12 लाख जो है परिवारों को, पुरुषों को हम बचा पा रहे हैं। वहीं एक ही झटके में हमारे समाज का वो कीड़ा, वो अंग, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि विकृत है, वो स्त्रियां जो विकृत हैं, जो उनके घर वाले विकृत हैं, वो 8 लाख ऐसे लोगों को एकदम से प्रदूषित करके और उनको दर दर की ठोकर खाने में मजबूर करते हैं। तो जो हमारा पर्सपेक्टिव है फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के बिहाफ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो मेरी और जसदीप की इनिशियली इस बारे में बात हुई, वो ये था कि इसका इकोनॉमिक डैमेज टू द कंट्री क्या है। और जसदीप ने डिफाइन किया कि अगर 5 लाख मौतों से जो रोड्स पे एक्सीडेंट होता है उससे 3% GDP गिरती है हर साल, एक बार ही नहीं गिरी, हर साल गिरती है। तो ये 1.5 लाख जो नोन है केसेस, ये तो चले गए, लेकिन जो कम से कम 8 लाख है अगेन नोन केसेस, उनकी जो पूरी फैमिली प्रताड़ित हो रही है, क्या वो काम कर पा रहे हैं अपना? क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है? तो तकरीबन कम से कम 10 लाख ऐसी फैमिलीज हर साल हैं जो कि देश की GDP को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती थी, लेकिन वो आज उनका सारा का सारा जूस निकल रहा है। सो अगर 5 लाख का इम्पैक्ट 3% है तो 10 लाख का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली 6% तो हुई गया, और ये हर साल है। तो 140 करोड़ लोग, और ये जो डेटा है, हमें सबको पता है कि हमारे देश में डेटा को किस तरीके से छुपाया और दबाया जाता है। गलती से कोई अगर डेटा एक्चुअल दे दे तो वो बेस्ट टू बेस्ट डेटा साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, आज उसको हटा दिया जाता है। और ये डेटा छुपाने की ही जो एक मानसिकता है, वो ही आज इस देश में मुझे पर्सनली लगता है कि सेंसस नहीं होने दे रही। क्योंकि सेंसस होगा तो बहुत सारा सेंसिटिव डेटा बाहर आएगा, विच विल इंक्लूड कि कोविड में एक्चुअली कितने लोग मरे, 4 से 5 लाख जो सरकार कहती है, या 40 से 50 लाख जो WHO कहता है। तो सेंसस करो ही मत। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो हमारी इन सारी चीजों के हैं, वो लॉन्ग टर्म है, डिजास्ट्रस है। ये सिस्टम आज मेरे हिसाब से 50-55 हज़ार लोग हैं जो इस सिस्टम को चला रहे हैं, इस देश को 140 करोड़ लोगों पर राज कर रहे हैं। और उसका कैलकुलेशन ये है कि आप पार्लियामेंटेरियंस ले लीजिए, आप स्टेट लेजिस्लेटर्स ले लीजिए, हर MLA के पीछे 10 और सरकारी लोग ले लीजिए, जिसमें आपका DM, SDM, DCP, जॉइंट CP, हर MLA के पीछे आप ले लीजिए, तो टोटल आपको ये 50-55 हज़ार लोग मिलेंगे। और वो अपने बेनिफिट के लिए आप सभी को एक कमोडिटी बना के बैठे हैं। एक केस पर आते हैं कि आज यहाँ पे जितनी बात हुई कि एक पुरुष का एज अ हस्बैंड हमने डिफाइन किया, केसेस की बात करी, किसी ने पुरुष की एज अ फादर बात करी, लेकिन इस देश में आज ये भी हो रहा है कि पुरुष एज अ सन कितना परेशान हो रहा है। तो आइए मैं आपको क्विकली एक केस बताता हूं जिसमें माँ अपने बेटे के साथ क्या क्या कर रही है ताकि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दे। आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। वैसे लोग मुझे समीप सिंह कहते हैं,
लेकिन मैंने अपना नाम वाकई बदल लिया था एग्नोस्टस थियोस कोविड के बाद 4 साल पहले। तो माँ अपने पति का मेडिकल ट्रीटमेंट रुकवाती है, उसके बाद वो एक प्रॉपर्टी बेटी के नाम ट्रांसफर करवा देती है। बेटी पढ़ी लिखी है, कमा सकती है, खुद अपना घर चला सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर होती है। वो वहाँ शिफ्ट होते हैं। बेटे के ऊपर फादर अटेम्प्ट टू मर्डर का कोशिश करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। बेटा फिर भी उसका ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करता है, तो ट्रीटमेंट उसका माँ और बेटी मिलकर रुकवाते हैं। और ना केवल ट्रीटमेंट बार बार रुकवाते हैं, उसका एक जगह जब उसको रिहैब में भेजा जाता है तो फादर को आंख में चोट मार के वापस लाया जाता है और बाद में केस डलवाने की कोशिश की जाती है कि बेटे ने मारा है। रिहैब भी इन्वॉल्व, माँ बेटी भी इन्वॉल्व, पुलिस भी इन्वॉल्व, क्योंकि पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेंट थी। उसके बाद में बेटे को माँ अपने भाई के थ्रू, जो देश से बाहर रह रहा है, जान से मारने की धमकियां दिलवाती है। बेटा पुलिस में कंप्लेंट करता है, पुलिस कुछ नहीं करती। बेटा घर के बाहर एक गार्ड लगवा देता है, काम के लिए अपने शहर से बाहर जाता है, एक गार्ड को तैनात करके जाता है। पुलिस के थ्रू उस गार्ड को किडनैप और जान से मारने की धमकी दी जाती है। बेटा फिर पुलिस में कंप्लेंट करता है, पुलिस कुछ नहीं करती। बेटा विजिलेंस में कंप्लेंट करता है, पुलिस कुछ नहीं करती। बेटा फिर किसी तरीके वापस आता है, केस डालता है कि ये मेरे पिता का इलाज नहीं होने दे रहे और उसको जान से मार देंगे, उसको उसकी प्रॉपर्टीज पे कम से कम अभी के लिए स्टे लगा दो, उसका इलाज करवा दो। तो जज क्या करती है? जज कहती है कि मैं पहले दूसरी साइड का जवाब दूंगी। ठीक है, जवाब आने से पहले दूसरा पक्ष एक काउंटर ब्लास्ट केस डालता है, और काउंटर ब्लास्ट केस में वही जज उसी के कोर्ट में केस डला, और वही जज इस बार क्या करती है, वो ऑर्डर पास कर देती है विदाउट अपॉर्चुनिटी टू गिव रिप्लाई। ऑर्डर पास करती है कि बेटा जब तक ये केस चल रहा है अपने घर में ऊपर नहीं घुसेगा, और बेटा 6 महीने अपने घर की पार्किंग में एज ए रेफ्यूजी रहता है। उस ड्यूरेशन माँ और लोकल प्रॉपर्टी डीलर जिनके खिलाफ बेटे ने केस डाला था, वो जाके फादर से विल बनवाते हैं, और विल बनवा के वो फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं। बेटे को पता चल जाता है समाओ की विल बन चुकी है, और वो फटाफट भागता है, जॉइंट सीपी के पास जाता है, डीसीपी को कॉल करता है, सीपी तक के पास जाता है, कहता है कि बचा लो नहीं तो उसको मार देंगे। और ये सारे कहते हैं हाँ हम तफ्तीश कराते हैं। और होता क्या है? कुछ भी नहीं। इवेंचुअली बेटा कोर्ट में भी ये बात बार बार दोहराता है कि मैडम जी आप तो इस केस पर कुछ कर नहीं रहे, अर्जेंट हियरिंग भी नहीं दे रहे, मेरे तो फंडामेंटल राइट्स भी जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं, और इसके अलावा मेरे पिता को जान से मारने की कोशिश की जा रही है, तो आप कुछ कर दीजिए। वो कहती है कुछ नहीं करेंगे। और ये देश की राजधानी के जज हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का ये आज हाल है। बेटा किसी तरीके उस समय पर अपने पिता को बचा लेता है, फिर वही मां वो केस डालती है अंडर सीनियर सिटीजंस एक्ट का, और डीएम के पास केस डलता है। अब डीएम के पास केस डला, बेटे को किसी तरीके पता चल गया, बेटा डीएम के पास भागता है और कहता है कि मैडम केस की मुझे प्लीज कॉपी दे देना, क्योंकि इनकी फितरत है ये केस की कॉपी भी नहीं देते, मैं रिप्लाई फाइल करना चाहूंगा आपके केस का, आप डिसाइड करने से पहले। ये लिखित में है। और फिर एक कुछ महीनों बाद इंक्वायरी कराई जाती है, और वो इंक्वायरी जब होती है तो उसमें एसडीएम को बेटा सबूत देता है बार बार कि देखिए ये हो रहा है। एसडीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता। तहसीलदार आता है, बेटा तहसीलदार को सबूत दिखाता है, साथ में एक फोन कॉल सुनाता है बेटे के पिता की और बेटे के बीच की, जिसमें बेटे का पिता उसको कह रहा है कि ये झूठी कंप्लेंट्स डालना कई बार मजबूरी होती है। ये तहसीलदार के पास ऑफिशियली ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन
सारी चीजों के ऑन रिकॉर्ड होने के बावजूद डीएम बेटे के खिलाफ ऑर्डर पास करती है, जिसमें डीएम, ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो डीएम जो है वो उन पर आरोप लगा रही है कि इन्होंने ये गलत किया, वो गलत किया, और इन्होंने साथ ही साथ उसके खिलाफ ऑर्डर पास कर देती है विदाउट इवन प्रोवाइडिंग अ कॉपी ऑफ द केस टू द सन। इसका लॉ में बड़ा क्लियर डेफिनेशन है, दिस इज अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस। बेटे को समहाउ पता चल गया कि ये मेरे खिलाफ ऑर्डर हो गया है, क्योंकि डीएम ने उसकी ऑफिशियल मेल आईडी जिस पर उसके साथ कम्युनिकेशन हुआ है उस पर इंफॉर्मेशन ही नहीं भेजी, किसी और आईडी पर भेज रहे हैं जो काम ही नहीं करती। तो बेटे ने फिर अपील डाली और इस सारी की सीएम को, रेवेन्यू मिनिस्टर को, डिविजनल कमिश्नर को, सारी की शुरू से एंड तक सबूत दे रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं उस पर एक्ट कर रहे। अपील डाली तो डिविजनल कमिश्नर भी इस चीज से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपने केस की कॉपी ही नहीं दी अगले को, तो पहला स्टेप ऑफ अ केस इज डिफीटेड कि दिस ऑर्डर इज अगेंस्ट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो नहीं मानता उसको ऑर्डर को खारिज करने की बजाय वो कहता है कि नहीं, मैं अभी सिर्फ आपको स्टे दे दूंगा कि आप पार्किंग में रह रहे हो, आप पार्किंग में रहते रहो। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कैसे है। तो आज बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों को और इन जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। तो ये है दिव्या मल्होत्रा, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज, जिसने बेटे के खिलाफ पहला ऑर्डर पास किया और बेटे को पार्किंग में रहने पर मजबूर किया, ये जानते हुए कि उसके पास और कोई जगह नहीं है रहने की। ये जज है अमनदीप कौर, जिसको बेटे ने लिखित में ये कहा कि इन्होंने मेरे पिता को मारने की कोशिश करी और आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस केस को रिप्लाई फाइल करने का, इसके कान पर जूं तक ना रहेगी। ये है डीएम अंकिता आनंद, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, जिसने वो फर्जी ऑर्डर पास किया विद फेक एंड फॉल्स फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन, जो कि क्राइम है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? तो इन सभी लोगों को आपको एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन साथ में ये एसडीएम एम भरनी है उस एरिया का, जिसने भी फॉल्स रिपोर्ट भरी और फाइल की। ये डीसीपी जितेंद्र मीना है और इसने भी अपने कार्य को नहीं किया और ऐसी चीजें हुई कि मां पेड औरतों को लेके आई कि पार्किंग में जो बेटा रह रहा है उसको मैं पेड औरतों से झूठे केसेस उस पर डलवा दूं कि इसने सेक्सुअल मॉलेस्टेशन किया है। ये सारी चीजें आज इस देश में माताएं और बहनें कर रही हैं। और ये डिविजनल कमिश्नर जो आज एमसीडी का कमिश्नर है, इसका नाम है अश्विनी कुमार। ऐसे लोग हैं जो देश की राजधानी में बैठे हैं और ये काम कर रहे हैं, और इनको देश के कानूनों का, रूल्स का, लॉज का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और इन लोगों के खिलाफ आप अगर कुछ भी कहिए कीजिए तो ये आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनके खिलाफ, सबके खिलाफ एक विजिलेंस इंक्वायरी करी गई, ऑर्डर करी गई, कुछ नहीं मिला उसे। तो आज हमें ये समझना होगा कि इस देश में हम किस कगार पे खड़े हैं। कानून बनाए जाते हैं लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जो फाइनल नंबर थे उन नंबर्स को कहकर मैं अपनी बात क्लोज करता हूँ। वैसे तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे कहा था कि आप अपना टाइम लीजिए, मुझे नहीं पता मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन बात तो शायद अभी आधी ही कर पाया हूँ। लेकिन उन नंबर्स को बात करके मैं कंक्लूड करूँगा। ज़रूरी है कि उनको और को भी मौका देना है। तो इन नंबर्स थे 24%, 6,21,540,
63 KCR और 2 स्लोगन्स थे, मार्च इन मे और शेक हैंड्स। तो ये 24% का जो आंकड़ा है वो रफली वो नंबर है ऑफ द यूथ जो आज शादी ही नहीं करना चाह रहा। 24% of the country's youth does not want to get married. इतने लोग मर रहे हैं और हम डिफेंस पर कितना खर्च कर रहे हैं लास्ट ईयर? 6,21,540 करोड़। ये इंडिया का लास्ट ईयर का डिफेंस बजट है। अगर हम पिछले 10 सालों का ले लें तो एवरेज 5 लाख करोड़ डिफेंस बजट है, और वो इसलिए खर्च किया जाता है ताकि देश की जनता सुरक्षित रहे। अरे देश की जनता तो सड़कों पर मर रही है, आपके कानूनों से मर रही है, पुलिस थानों में मर रही है, अस्पतालों पे मर रही है, बिना ऑक्सीजन के मर रही है। तो ये 6,41,000 करोड़ या पिछले 10 साल के 50 लाख करोड़ व्यर्थ हैं। देश की टेरिटरी तो आप वैसे ही चाइना को दे रहे हो, तो कम से कम ये 50 लाख करोड़ देश की जनता पे तो लगा दो अगले 10 साल। ये जो 63 KCR का मैंने आपको फिगर दिया, ये 63 KCR का फिगर है 63,000 करोड़ जो कि रफेल खरीदने के लिए हमारी सरकार ने अप्रूव किया। आप सड़कों पर, घरों में, अस्पतालों में, पुलिस थानों में मरते रहिए और हम हवाई जहाज खरीदेंगे। तो लास्ट है कि आज इस देश में जस्टिस के लिए आप सभी को एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना होगा। जो कोई भी किसी भी तरीके से प्रताड़ित है, उन सबको एक दूसरे के साथ खड़े होकर इकट्ठी मुहिम चलानी होगी। आप अकेले लड़ेंगे मेन के लिए और आप बोलेंगे कि हम मेंस कमीशन बनाएं। आपको ये बता दूं कि इस देश का एक फंडामेंटल राइट है जिसको कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, आप सभी घर जाके आज अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़िए जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और अगर इस देश के जो अफसर हैं उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ के बेसिस पर काम करें तो आपको ना विमेंस कमीशन चाहिए, ना मेंस कमीशन चाहिए, ना कोई और कमीशन चाहिए। आपको चाहिए ये ना हो कि आज हम मेंस कमीशन बनवाएं और उसमें फिर वो एक और इंस्टीट्यूशन फॉर कमीशन खोरी बन जाए। ये भी इंश्योर आपको करना होगा। और इसीलिए अब आपसे रिक्वेस्ट है कि मार्च इन मे का जो एक नारा है कि 9 मई को हम सभी देश के सारे लोग जो जिस तरीके से भी इस देश में जस्टिस को जिस तरीके से माहौल बनाकर आपको परेशान किया जा रहा है, तो उस लिए हर कोई जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट चले 9 मई को। आप मेरी इस आवाज को, इस डिमांड को देश के कोने कोने में पहुंचाइए कि 9 मई को सुबह 11 बजे we will march in May to the Supreme Court of India and remind these people that they work for us, we don't work for them. बातें बहुत हैं लेकिन समा और मेरे दोस्त अलाउ नहीं कर रहे, तो आपके साथ रूबरू दोबारा होंगे। आज सत्याग्रह फॉर मेन का जो है, अगर इसी को आप सिर्फ पकड़ लें तो सत्याग्रह को 2 शब्दों में बांट लीजिए, सत्या और ग्रह। हर ग्रह में सत्या जब राज करेगा, आप सच पे जब बात करेंगे, एक दूसरे के साथ तर्क करेंगे, दलाल वकीलों की बातों में ना आकर अपने केसों में मिर्च मसाला नहीं डालेंगे, अपने संबंधों में मिर्च मसाला नहीं डालेंगे और इन संबंधों को माया के जाल में फंसाकर एक धंधा नहीं बनाएंगे, तो तभी वो असली सत्याग्रह होगा। और ये सत्याग्रह घरों से लेकर ये जो हमारा बड़ा विशाल घर है भारत, उसमें लाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्याग्रह को